Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. And your biology educator Dr. Diksha welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर देख चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। एंजाइम क्या है? कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है, याद है ना? चलो अब हम इसका पार्ट 8 करते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स? गिव एग्जांपल्स। बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, राइट? जब अपन ने केमिकल एनालिसिस पढ़ा था तो वहां पे देखा था, जब टिश्यू को हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो ये कैसे होते हैं? रिटेंटेड पार्ट में मिलते हैं, यानी एसिड इनसॉल्युबल रहते हैं। और एग्जांपल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, ये क्या है? सारे एंजाइम ये क्या है? आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है? किस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लीजिए। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहता है, 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। ये लो सॉल्युबिलिटी रहती है इनकी, है ना? रिटेंटेड पार्ट में मिले थे हमें, ठीक है? और ये किनसे मिलकर बने हुए होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर ही बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, आपके लिपिड्स, ये सारे कैसे हो गए? मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, पर ये एसिड इनसॉल्युबल होता है, इसी वजह से मैक्रोमोलिक्यूल कहलाता है। याद है ना? याद है ना? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन बाय टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? भाई प्रोटीन की जब मैंने स्ट्रक्चर बताई थी तो मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई थी कि 4 तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। याद है ना? भाई प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में ये चेन मिलती है, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है, इसमें कोई कॉइलिंग नहीं होती है ना? सिर्फ एक चेन देखने को मिलेगी। जैसे ये क्या है? आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये जब कॉइल्ड हो जाती है तो क्या बनाती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। जब ये खुद में ही कॉइल्ड हो जाती है तो क्या बनाती है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है, जिनमें एक्टिव साइट्स मिलती है ना? जब पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाती है एक से ज्यादा तो क्या बनाते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। याद है ना? तो यहाँ पे पूछा है टर्शरी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ग्लोबुलर होती है, जो कि एक्टिव फॉर्म में रहती है। याद है ना? जब मैंने आपको बताया था एंजाइम के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम है, प्रोटीन है, वो टर्शरी फॉर्म में काम कर रहे हैं। यहाँ पे ही एक्टिव साइट मिलती है। याद आ रहा है ना? तो किस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करना है ये देख लीजिए। प्रोटीन कंसिस्ट ओनली ऑफ क्लॉकवाइज कॉइलिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लॉकवाइज कॉइलिंग ही मिलेगी। ये जब कॉइल हो जाती है तो क्या बनाती है? टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि कैसी होती है? ग्लोबुलर रहती है, ठीक है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्लियर? ठीक है? और यही कैसी रहती है? बायोलॉजिकली एक्टिव रहती है। भाई 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड एंड राइट डाउन स्ट्रक्चर्स ऑफ 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल्स। यानी किसके बारे में हमें बताना है? माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बताना है। यही माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक रहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स के, वो क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स है। आराम से बता दोगे। फाइंड इफ देयर इज एनी इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स द कंपाउंड बाय आइसोलेशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इन बायोमोलिक्यूल्स को बना रही है। फाइंड आउट हु आर द बायर्स। ठीक है, पहले हम इसका आंसर करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स का। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन है? जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किनसे मिलकर बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड क्या हो गए? आपके स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल्स हो गए, है ना? भाई अमीनो एसिड्स हैं और अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मोनोसेकेराइड कैसे हो गए? आपके स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल्स हो गए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई, राइबोज की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है? लिपिड की बात करें, फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, कैसे है? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल्स है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो नाइट्रोजन बेस हो गया, कैसा है वो? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है? आपके क्या हो गए उसमें? नाइट्रोजन बेस हो गए और आपके न्यूक्लियोसाइड हो गए, कैसे? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल्स है। आराम से आप 10 माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? ग्लाइसिन हो गया, सिडीन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, एलेनिन हो गया, पाल्मिटिक एसिड हो गया, आपका एडेनिन हो गया,
फिर आपका यूरेसिल हो गया, एडिनोसिन हो गया। ठीक है, पहले हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन किन से मिलकर बने हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड की सिंपल स्ट्रक्चर कौन सी है? 3 सिंपल अमीनो एसिड कौन से हैं? गैस, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन। ग्लाइसिन में क्या होता है? आर पे क्या होता है? एच होता है। एलेनिन में क्या होगा? CH3 ग्रुप होता है और सीरीन में CH2OH होता है। यही होती है ना स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हम बात करें ग्लूकोज और राइबोज की। ग्लूकोज कैसा है? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, राइबोज कैसा है? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी आराम से बता दोगे। ग्लूकोज में क्या होता है? 3rd पोजीशन पे OH है ना, यहाँ पे 3rd पोजीशन पे OH अंदर की तरफ रहता है, पोजीशन चेंज हो जाती है OH की। जबकि राइबोज में 5 कार्बन रहेंगे, OH नीचे की तरफ रहेंगे। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? सिंपल लिपिड है ना, CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोला जाता है ग्लिसरॉल को। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड में कितने होते हैं? 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग COOH ग्रुप। ठीक है, आराम से बना लोगे। सिंगल बॉन्ड रहते हैं इसमें। भाई याद आ रहा है ना सब कुछ? याद आ रहा है? बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो यूरेसिल। यूरेसिल कैसा है आपका? पिरिमिडीन है ना, 2nd पोजीशन पे, और 4th पोजीशन पे क्या है? O होता है, OO यूरेसिल। ठीक है, एडेनिन की बात करें तो कैसा है? प्यूरिन है ना, प्यूरिन है ना, डबल रिंग देखने को मिलेगी। वहां पे भी 6th पोजीशन पे आपको NH2 देखने को मिलता है। बोलो क्लियर है? क्लियर है। बात करें एडिनोसिन की। एडिनोसिन में क्या होता है? शुगर एडेनिन से जुड़ जाता है। ये भी क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे एडेनिन जुड़ गया, जिसके 6th पोजीशन पे क्या है बच्चों? NH2 है, और ये शुगर से जुड़ गया तो क्या बन गया? एडिनोसिन बन गया। क्लियर? क्लियर। भाई स्ट्रक्चर आराम से बना पा रहे हो ना? जब हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये सब पढ़े तो स्ट्रक्चर बनाई थी, इसलिए मैं बना बना के आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें 3rd पोजीशन पे OH की पोजीशन चेंज हो जाती है। राइबोज क्या है? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ठीक है, जिसमें OH नीचे की तरफ आता है। क्लियर? भाई ऐसी इंडस्ट्रीज जो इनको बना रहे हैं और बायर कौन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कंपाउंड बात करें स्टार्च की, स्टार्च को कौन बना रहा है? कोशा इंपेक्स बना रहा है। ठीक है, लिक्विड ग्लूकोज की बात करें कौन बना रहा है? मरुधर एपेरेल बना रहा है। ठीक है, वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम भी तो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं ना, जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, सेल्यूलेज, कौन बना रहा है इसको? मैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना रहा है। इनके बायर कौन है? भाई बहुत सारी रिसर्च लैब में ये यूज होते हैं, है ना, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये यूज होते हैं, और ऐसी इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं ये जहाँ पे इनको प्रिकर्सर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, टेबल याद हो जाएगी। भाई सिंपल सी टेबल है। स्टार्च को कौन बना रहा है? कोशा इंपेक्स बना रहा है। लिक्विड ग्लूकोज को कौन बना रहा है? मरुधर एपेरेल बना रहा है। बहुत सारे एंजाइम हैं, एमाइलेज, लाइपेज, इनको कौन बना रहा है? मैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना रहा है। बायर कौन है? भाई रिसर्च लैब में यूज हो रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये यूज हो रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहे हैं जहाँ पे ये एज अ प्रिकर्सर यूज हो रहे हैं। क्लियर? कर लोगे? कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है बच्चों, सबकी स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है, एडेनोसिन की, एडेनिन की, यूरेसिल की। कैसे याद करोगे ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। सिंपल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोटीन यूज एज अ थेरापेटिक एजेंट्स, फाइंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन, कॉस्मेटिक ETC। देखो जब मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया था तो मैंने वहां पे प्रोटीन की एप्लीकेशंस भी बताई थी, उनके फंक्शंस भी बताए थे। याद आ रहा है ना, जो हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं तो कोलेजन मैंने बताया था, फिलिंग सब्सटेंस है, 2 सेल के बीच में फिलिंग सब्सटेंस है ना। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम की तरह यूज होता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। याद आ रहा है ना। फिर मैं बात करूं एंटीबॉडीज, फाइटिंग एजेंट है, इम्यूनिटी देने का काम करता है। रिसेप्टर क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर ही होता है किसी सेल पे, रिसिपिएंट की तरह काम करता है। GLUT4 क्या है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल में। ये तो बात हुई हमारी बॉडी के। मेडिसिनल यूज देखें तो पहला है थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। करता है ना भाई, पढ़ा है ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजन के बारे में। फिर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट, क्या करता है? इम्यूनिटी देने का काम करता है, बॉडी को बचाता है किसी पैथोजन से। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। इंसुलिन
क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। वैसोप्रेसिन क्या करता है भाई, जिनको डायबिटीज होती है ना वहां पे ये दिया जाता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये भी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का ही काम करता है कहीं ना कहीं, और आयंस को भी मेंटेन करता है ये, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती है तो वहां पे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। क्या है, ये एक टाइप का प्रोटीन ही है, ठीक है। तो जब डिलीवरी टाइम चल रही होती है तो वुमेन को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो और बेबी डिलीवर हो जाए। क्लियर, ये तो इनके मेडिसिनल यूज हो गए बच्चों, यहाँ पे एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है इन प्रोटीन्स को, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, याद कर लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है बच्चों, सिंपल लिपिड है ना, जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल जाते हैं, एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या है, CH2OH, CHOH और CH2OH, यही है ना, ये क्या है, ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल। जब इनसे 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तो क्या बना देते हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं। क्लियर हुई भाई, यही तो होता है ना, इनके बीच में जब बॉन्ड बन जाता है तो क्या बन जाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बन जाता है ना। ग्लिसरॉल क्या है, सिंपल लिपिड है, ठीक है, ठीक है। सिंपल लिपिड कहलाता है ना, CH2OH, CHOH, CH2OH, जिसे ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोला जाता है। मैथ इथ प्रो, 3 कार्बन है ना भाई। फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जब एक ग्लिसरॉल पे आप 3 फैटी एसिड लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। क्लियर, क्लियर। इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड कैसे होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या रहता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलता है, डबल बॉन्ड नहीं मिलता है, जैसे आपका घी है ना। अनसैचुरेटेड की बात करें, जितने भी आपके घर के ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारे कैसे हैं, अनसैचुरेटेड ऑयल है भाई, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं ना, रहते हैं। जब मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ाए थे तो मैंने बताया था, जो सैचुरेटेड रहते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा, उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से होती है, याद है। और जो अनसैचुरेटेड रहते हैं उनकी पैकेजिंग अच्छे से नहीं होती क्योंकि वो लिक्विड होते हैं, डबल बॉन्ड मिलते हैं उनके पास भाई, याद है ना। और ये सब क्या बनाते हैं, ये फैटी एसिड बना रहे हैं, लिपिड बना रहे हैं, और इनके पास क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, याद है ना। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, आपका सिंपल लिपिड है, ठीक है। किससे मिलकर बना हुआ होता है, जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड से जुड़ता है, किससे, एस्टर बॉन्ड से, तो आपका क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है, ठीक है। फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, जैसे घी हो गया। अनसैचुरेटेड में क्या हो गया, जितने भी आपके घर के लिक्विड ऑयल है, ठीक है, अनसैचुरेटेड रहते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो भी आपके लिपिड फैट रहता है, इनमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है, याद आ रहा है ना। तो ये ऑक्सीडाइज भी अच्छे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी देते हैं, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं भाई, इमरजेंसी कंडीशन में यही हमें अच्छी खासी एनर्जी देते हैं, कौन, फैट लिपिड। क्लियर भाई, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बना लोगे, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड से जोड़ेंगे, ठीक है। ये फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मिलेगा। क्लियर, क्लियर। पैकेजिंग किसकी अच्छी होगी, जो सैचुरेटेड रहेगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड मिलेंगे भाई। ये स्टोर्ड फूड की तरह काम में आते हैं ना आपके लिपिड और फैट, है ना। और ये ट्वाइस नंबर में एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ऑक्सीडाइज भी अच्छे से होते हैं भाई, अब तो कर लोगे भाई, अब तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू अटेम्प्ट बिल्डिंग मॉडल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स यूजिंग कमर्शियली अवेलेबल एटॉमिक मॉडल्स, बॉल एंड स्टिक मॉडल। बिल्कुल बना पाएंगे भाई, हमने बॉल स्टिक मॉडल आराम से बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, मार्केट में थर्मोकॉल की बॉल्स मिलती है, कलरफुल या फिर कलरलेस, इससे मिलती हैं, उनको आप क्या करो, किसी स्टिक से लगा दो, तो आराम से आप एटॉमिक मॉडल बना लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बना लोगे, जिसमें एटम क्या दिखाएगा, बॉल से रिप्रेजेंट होगा, और जो आपकी स्टिक होगी वो किसी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी,
ठीक है भाई, थर्मोकोल की बॉल छोटी छोटी मिलती हैं, बड़े साइज की भी मिलती हैं, उनको एज अ एटम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको किसी स्टिक से लगा दोगे तो वो बॉन्ड बता देगा। आराम से बना सकते हो, इस तरीके से आप अपने स्कूल में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो बॉल स्टिक मॉडल को, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, करके देखना, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एलेनिन। एलेनिन गैस है ना, ग्लाइसिन एलेनिन। एलेनिन में क्या होता है, आर ग्रुप की जगह क्या आता है बच्चों, आर ग्रुप में क्या होता है, CH3 अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है ना, ये कार्बन के 4 बॉन्ड, यहाँ पे है क्या है, H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे NH2 है। यही होती है, यही होती है एलेनिन की स्ट्रक्चर, यही होती है। देख लो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आना, द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन अमीनो एसिड इज एज फॉलोज, जिसमें CH3 ग्रुप आ जाता है, मैथिल ग्रुप आ जाता है, कहाँ पे, आर ग्रुप के पर। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। एक एसिडिक ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, भाई यही होती है। अमीनो एसिड को देखे तो यही स्ट्रक्चर है ना, एक H होता है, एक R होता है, COOH होता है, एक आपका NH2 होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, जिसमें R पे क्या आ गया, एलेनिन में CH3 आ गया। बहुत सिंपल है, आराम से आपका आंसर रिप्रेजेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर गम्स मेड ऑफ, किन से मिलकर बने हुए होते हैं गम। इज फेविकॉल डिफरेंट, भाई मार्केट में जो फेविकॉल मिल रही है क्या वो नेचुरल गम की तरह होती है, नहीं, गम अलग चीज है, जो कि हमें अकेशिया प्लांट से मिलती है, अकेशिया प्लांट है ना, उसकी बाग से मिलता है। ठीक है, सेलुलोज भी आपका क्या है, पॉलीमर है, पर इससे भी हमें ग्लू मिलता है, रिएक्टिंग विद वेरियस सब्सटेंस, है ना। सेलुलोज जो पॉलीमर है, अगर हम उसकी ग्लू को निकाल ले तो हमें रिएक्ट करवाना पड़ता है किसी अदर सब्सटेंस से, है ना। गम की बात करें तो गम क्या है, नेचुरल ग्लू है आपका। ठीक है, कहाँ से मिलता है, बार्क ऑफ प्लांट से, कौन से प्लांट से, अकेशिया प्लांट से। ठीक है, डिफरेंट है फेविकॉल, क्या होता है फेविकॉल, पॉलीविनाइल एल्कोहल होता है, भाई ये केमिकल है ना। और जो आपका गम है वो नेचुरल होता है, जो कि अकेशिया प्लांट की बार्क से मिलता है। इस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करके आना। पहले सेलुलोज के बारे में बताना, सेलुलोज क्या है आपका, पॉलीमर है, उससे भी ग्लू बनता है, रिएक्टिंग विद वेरियस सब्सटेंस। ठीक है, बात करें गम की, पैक्टिन की, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये प्लांट की बार्क से मिलते हैं, छाल से मिलते हैं, कौन से प्लांट से, अकेशिया प्लांट से। ठीक है, फेविकॉल डिफरेंट है, फेविकॉल में क्या होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है, ये केमिकल है जो कि चिपकाने का काम करता है। क्लियर, भाई फेविकॉल यूज करते होगे, ये गम से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट अ qualitative test for proteins, fat and oil, amino acid and test any fruit juice, saliva, sweat and urine for them। भाई हमें बताना है प्रोटीन, फैट, ऑयल, अमीनो एसिड के लिए टेस्ट हम कौन कौन से करते हैं, और हम इन टेस्ट को अप्लाई करेंगे कहाँ पे, फ्रूट जूस पे, सलाइवा पे, स्वेट पे और यूरिन पे। आराम से कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए टेस्ट होता है बच्चों कौन सा, बायोरेट टेस्ट। ठीक है, फैट ऑयल के लिए होता है ग्रीस टेस्ट या सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अमीनो एसिड की बात करें तो निनहाइड्रिन टेस्ट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके आना है। बायोरेट टेस्ट में क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं उसमें बायोरेट रिएजेंट डाल देते हैं, अगर कलर चेंज हो जाता है लाइट ब्लू से पर्पल तो वो पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब पॉजिटिव प्रोटीन है, उसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, टेस्ट फॉर फैट एंड ऑयल की बात करें तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें हम उसका ऑयली अपीयरेंस देखते हैं। ब्राउन पेपर पर हम जो भी टेस्ट करना चाहते हैं उसकी कुछ ड्रॉप डालें, अगर हमें ऑयली सा अपीयरेंस मिल रहा है तो टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है, यानी उसके अंदर ऑयल या फैट है। ठीक है, अमीनो एसिड की बात करें तो इसके लिए होता है निनहाइड्रिन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जिस भी सोल्यूशन को हम चेक करना चाहते हैं वहां पे निनहाइड्रिन रिएजेंट डाल देते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए बॉईल करते हैं। अगर कलर चेंज हो जाता है कलरलेस से पिंक, ब्लू, पर्पल या डिपेंडिंग ऑन अमीनो एसिड तो वो पॉजिटिव टेस्ट है, यानी उसके अंदर अमीनो एसिड है। कलरलेस से कोई भी कलर आ जाना क्या है, पॉजिटिव टेस्ट है, निनहाइड्रिन अमीनो एसिड के लिए। क्लियर, क्लियर कर लोगे भाई। बायोरेट टेस्ट किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है, कलर आ जाता है लाइट ब्लू टू पर्पल तो वो पॉजिटिव है।
फैट और ऑयल की बात करें तो इसमें सॉल्युबिलिटी टेस्ट की जाती है, मतलब वो ऑयली अपीयरेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अमीनो एसिड की बात करें तो निनहाइड्रिन टेस्ट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, निनहाइड्रिन रिएजेंट डालेंगे सॉल्यूशन में, साथ ही साथ उसको कुछ टाइम के लिए बॉईल करेंगे। अगर कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस से कोई सोल्यूशन कलर आ जाता है पिंक, ब्लू, पर्पल, तो कैसा है, पॉजिटिव है। करे टेस्ट, फ्रूट टेस्ट की बात करें, फ्रूट जूस की बात करें तो फ्रूट जूस में क्या करेंगे, पहले फ्रूट जूस की बात करें तो फ्रूट जूस में पहले हम क्या डालेंगे, बायोरेट रिएजेंट डालेंगे, तो है ना, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा लाइट ब्लू से पर्पल। भाई फ्रूट जूस में कुछ मात्रा में प्रोटीन रहते हैं तो कलर चेंज हो जाएगा लाइट ब्लू टू पर्पल, और ये कैसा देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है। फिर हम ऑयल फैट के लिए करते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितना भी आपका फ्रूट जूस है उसकी 1 या 2 ड्रॉप ब्राउन पेपर पे डालते हैं और ऑयली अपीयरेंस का वेट करते हैं। अगर ऑयली अपीयरेंस आ जाता है तो फ्रूट जूस में क्या है, आपके फैट ऑयल हैं, पर हमारे जूस में नहीं आते, तो कैसा है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव टेस्ट देता है ऑयल फैट के लिए। थर्ड हम देखें अमीनो एसिड निनहाइड्रिन टेस्ट करें तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रूट जूस में थोड़ा सा निनहाइड्रिन रिएजेंट डालते हैं, साथ ही साथ थोड़े टाइम के लिए बॉईल करते हैं, उसका कलर चेंज दिखता है हमें, तो क्या है वो, पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब अमीनो एसिड फ्रूट जूस में प्रेजेंट है। क्लियर, क्लियर। भाई प्रोटीन के लिए होगा बायोरेट, फैट ऑयल के लिए होगा सॉल्युबिलिटी या ग्रीसी टेस्ट, अमीनो एसिड के लिए होगा निनहाइड्रिन टेस्ट। इस तरीके से अपन कर लेंगे तो अपन को पता लग जाएगा। फ्रूट जूस में क्या रहता है, प्रोटीन रहेगा तो अमीनो एसिड भी रहेगा, ऑयल फैट नहीं रहते हैं तो हमें नेगेटिव टेस्ट मिलते हैं। क्लियर। स्लाइवा की बात करें, स्लाइवा में क्या है, पहले हम बायोरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए करते हैं, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइवा लेंगे, उसमें बायोरेट रिएजेंट डालेंगे तो कलर चेंज हो जाता है लाइट ब्लू से पर्पल, तो प्रोटीन प्रेजेंट है स्लाइवा में, रहते हैं, ठीक है। फिर हमने सॉल्युबिलिटी टेस्ट की, किसके लिए, ऑयल फैट के लिए, कुछ एक ब्राउन पेपर पे हमने कुछ ड्रॉप ले ली किसकी, स्लाइवा की, और क्या किया, ऑयली अपीयरेंस का वेट किया, नहीं आता तो फैट ऑयल एब्सेंट है। क्लियर। फिर हमने क्या किया, निनहाइड्रिन टेस्ट किया, निनहाइड्रिन टेस्ट में हमने क्या किया, थोड़ा सा स्लाइवा ले लिया, उसमें निनहाइड्रिन रिएजेंट डाला और थोड़े टाइम के लिए बॉईल किया, हमारा कलर चेंज होता हुआ दिखाई दिया, तो मतलब उसके अंदर अमीनो एसिड है। स्लाइवा में हमारे अमीनो एसिड और प्रोटीन रहते हैं, ऑयल फैट एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। फ्रूट जूस में भी प्रोटीन अमीनो एसिड रहते हैं, ऑयल फैट एब्सेंट रहते हैं। क्लियर। बात करें हम स्वेट की, स्वेट पसीना, उसमें हम बायोरेट टेस्ट करें प्रोटीन के लिए, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा स्वेट ले लिया, उसमें बायोरेट रिएजेंट डाला, कलर चेंज नहीं होता है ना, तो वो क्या है, प्रोटीन एब्सेंट है उसमें। फिर हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया, यानी ब्राउन पेपर पर थोड़ा सा स्वेट लिया, उसमें क्या किया, ऑयली अपीयरेंस का वेट किया, हमें ऑयली अपीयरेंस दिखाई दिया, तो यानी क्या है, स्वेट में फैट ऑयल है, यानी उसके अंदर फैट ऑयल है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आया है। फिर हमने क्या किया, स्वेट लिया थोड़ा सा, उसमें निनहाइड्रिन रिएजेंट डाला, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए गर्म किया, कलर चेंज नहीं होता, यानी अमीनो एसिड एब्सेंट है। स्वेट में क्या रहता है, ऑयल फैट रहता है, थोड़ा ऑयली से अपीयरेंस रहता है, प्रोटीन अमीनो एसिड नहीं रहता, ठीक है। फोर्थ है आपका क्या, यूरिन। यूरिन में अपन क्या करें, पहले प्रोटीन के लिए बायोरेट टेस्ट करते हैं, यूरिन लिया, उसमें बायोरेट रिएजेंट डाला, तो हमें क्या मिला, थोड़ा सा लाइट ब्लू पर्पल कलर दिखाई दिया, यानी उसके अंदर प्रोटीन है, होते हैं कम अमाउंट में होते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज होता है यूरिन का, कुछ अमाउंट में प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया फॉर फैट एंड ऑयल, तो हमने क्या किया, ब्राउन पेपर पे थोड़ा सा यूरिन लिया, उस पर हमने ऑयली अपीयरेंस का वेट किया, हमें ऑयली अपीयरेंस हल्का सा दिखाई देता है, तो थोड़ा सा ऑयल फैट भी है यूरिन में। फिर हमने निनहाइड्रिन टेस्ट किया, इसके लिए हमने थोड़ा सा यूरिन लिया, उसमें निनहाइड्रिन रिएजेंट डाला और क्या किया, बॉईल किया थोड़ी सी देर के लिए, फिर हमें कलर चेंज होता हुआ दिखाई दिया, किसी पेपर का पिंक, किसी का पेपर का ब्लू, ऐसे कलर होते हुए दिखाई दिए, तो मतलब थोड़े से अमाउंट में अमीनो एसिड भी हैं, हो सकते हैं प्रोटीन, ऑयल और अमीनो एसिड इन यूरिन, कलर चेंज होता हुआ दिखाई दिया, ऑयली अपीयरेंस दिखाई दी। तो इस तरीके से आप बायोरेट, सॉल्युबिलिटी, निनहाइड्रिन टेस्ट से प्रोटीन, ऑयल और अमीनो एसिड का टेस्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हमको, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Find out how much cellulose is made by all the plants in the biosphere and compare it with how much of paper is manufactured by men, and hence what is the consumption of plant material by men annually. What a loss of vegetation. भाई annually बात करें cellulose बहुत ज्यादा बनता है, बात करें 100 बिलियन टन में बनता है एनुअली। जितने भी प्लांट इस बायोस्फीयर पे है ना, उससे 100 टन क्या बनता है, 100 बिलियन टन सेल्यूलोज बनता है। उसमें से बात करें 1 टन की, तो 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 प्लांट की जरूरत होती है। ठीक है, तो कितना ज्यादा ह्यूमन यूज कर रहा है इन सबको, कहाँ कहाँ पे यूज कर रहा है, एज अ फर्नीचर बनाने में, एज अ फूड, इन सब चीजों के लिए, अपने टॉयज बनाने के लिए प्लांट का यूज कर रहा है। बहुत सारी जगह प्लांट क्या कर रहा है, ह्यूमन क्या कर रहा है, प्लांट को कट कर देता है ना। तो कितना बायोस्फीयर में सेल्यूलोज है बच्चों, 100 बिलियन टन सेल्यूलोज बनता है एनुअली। ठीक है, उसमें से 1 टन की बात करें, 1 टन पेपर की बात करें तो 17 ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो कितने ट्री लगेंगे 100 बिलियन टन को यूज करने के लिए, कितने ट्रीज लगेंगे। ठीक है, प्लांट की बात करें तो प्लांट मैन यूज कर ही रहा है, कहाँ कहाँ पे, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, टिम्बर के लिए। ठीक है, अपने सेल्फिशनेस की वजह से वेजिटेशन का लॉस कर ही रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सेल्फिशनेस है, ह्यूमन के अंदर है, और वो प्लांट को कट कर रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल हमारा जो नेचर है आसपास वो खराब होता जा रहा है। क्लियर भाई, नंबर याद कर लेना, सेल्यूलोज कितना यूज होता है, कितना बनता है, 100 बिलियन टन सेल्यूलोज बनता है एनुअली, और 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 ट्रीज जरूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। भाई एंजाइम क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है, पढ़ चुके हैं हमने, इसकी स्ट्रक्चर भी देखी, हमने इसकी एंजाइम एक्टिविटी भी देखी, नेचर भी देखा, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम भी देखा, और हमने क्या देखा भाई, जितने भी को फैक्टर हैं किस तरीके से एंजाइम पे लगते हैं, एपो एंजाइम पे लगते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, नाम कैसे दिया गया एंजाइम का, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आराम से इसकी प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं। भाई अपने एंजाइम क्या है, आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इनका ज्यादा रहता है, 1000 डाल्टन से ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसकी रेट को इंक्रीज कर देते हैं, या तो कंपाउंड को तोड़ देंगे या 2 कंपाउंड को जोड़ देंगे। यही करते हैं ना एंजाइम, यही करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, है ना। बट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते, उसकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। सही बात है, सही बात है ना। और डायरेक्शन को भी इफेक्ट नहीं करते ये, भाई डायरेक्शन थोड़ा ना बताते हैं, इधर चलो, सी बनाओ, डी बनाओ, ये कुछ नहीं करते। ये क्या करते हैं, बस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। कितना, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 10 लाख टाइम बढ़ा देते हैं ना। बात करें, ये एक्शन स्पेसिफिक होते हैं, एक्शन स्पेसिफिक ही होंगे, और इनका क्या होता है, फंक्शन, जो इनका नाम होता है, वो कैसी फंक्शन को ये बढ़ा रहे हैं, कैसी फंक्शन को ये कैटेलाइज कर रहे हैं, उसके नाम पे ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लियर, क्लियर भाई। हाई टर्नओवर जो एंजाइम होते हैं ना, वो इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी को, ये भी हमें पता है, और हमारे पास बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनका हाई टर्नओवर नंबर है। क्लियर, क्लियर। ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है बच्चों, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करते हैं, ये चीज मैं बता चुकी हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम है, बायोकैटालिस्ट है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं। टेम्परेचर मैंने बताया था 20 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये काम करेंगे। अबव 40 ये डीनेचर हो जाते हैं, और कम टेम्परेचर पे ये कैसे हो जाते हैं, इनकी एक्टिव साइट प्रिजर्व हो जाती है। बोलो याद है, याद है। और ऑप्टिमम पीएच क्या है, 6 to 8 है। ठीक है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इनकी क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी भी बढ़ती है। याद आ रहा है ना ये वाला ग्राफ, जिसमें मैंने सबस्ट्रेट डाला था तो ये वाला ग्राफ मिला था, यहाँ पे मुझे क्या मिला था, मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिली थी। इसकी हाफ पे, वी मैक्स बाय हाफ पे मुझे क्या मिलती है, km मिलती है, km मिलती है। ये क्या बता रहा है, सबस्ट्रेट बता रहा है। याद आ रहा है ना, ये वेलोसिटी को बता रहा है, याद है ना भाई। अगर मेरी रिएक्शन में सबस्ट्रेट नहीं है और धीरे धीरे मैं सबस्ट्रेट डालना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, बट
एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। बोलो याद है? भाई आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो गया है इन क्वेश्चन की हेल्प से, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली। बढ़िया रहा ना? चलो, तो ये है पार्ट 8 जिसमें हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।